गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से अपने इस बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर चल रहा था आनुवंशिकता और विभिन्नताएं, इसके अगले हेडिंग्स या अगले टॉपिक के बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे जो पीछे वीडियो आपको दिया जा रहा है, आशा करते हैं कि आप देख रहे होंगे और देख करके उसे रिपीट भी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है गाइज, तो मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से, ठीक है, अपने इस सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर हमारा वही है आनुवंशिकता विभिन्नताएं अर्थात जेनेटिक्स और वेरिएशन, उसी के अकॉर्डिंग आज हम मेंडली विचलन के बारे में पढ़ेंगे कि मेंडली विचलन क्या होता है। ठीक है, मेंडली विचलन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मेंडली का मतलब मेंडल के नियम से है और विचलन का मतलब समझ जाइए, कहते नहीं कि पथ से विचलित हो जाना, भटक जाना, अर्थात अपने पथ पर ना चल करके क्या होना, भटक जाना, अलग हो जाना। ठीक है, तो मेंडली माने मेंडल का नियम, विचलन माने हट जाना, यानी मेंडल ने जो अपना पहला प्रयोग दिया, दूसरा प्रयोग दिया, जहां प्रभाविता का नियम, प्रबलता का नियम, पृथक्करण का नियम दिया, ये जो सब नियम दिए, जब इस नियमों को, इस प्रयोगों पर और भी वैज्ञानिक, कार्ल कोरेंस जैसे वैज्ञानिकों ने क्या किया, और भी पौधों पर प्रयोग किया मटर के अलावा। मेंडल ने तो सिर्फ मटर पर किया था, उसके आधार पर इन्होंने बताया कि आनुवंशिकता में ऐसे ऐसे होगा कि नाटे तने, लंबे तने में कराओगे सिर्फ लंबा मिलेगा, प्रबल मिलेगा, प्रबल नहीं मिलेगा। लेकिन यही प्रयोग, यही बात को सिद्ध करने के लिए जब कार्ल कोरेंस जैसे अन्य वैज्ञानिकों ने और भी पौधों पर बेटा प्रयोग किया, तो प्रयोग करने के बाद उनको दिखा कि मेंडल ने जो बात बताई प्रभाविता और प्रभाविता निष्कर्ष को, वो सही नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो सही नहीं है, इसका मतलब मेंडल का नियम यहाँ पर लागू नहीं है, इसीलिए क्या है, मेंडली विचलन कहलाता है। ठीक है, पेपर में पूछ सकता है कि उदाहरण सहित मेंडल के नियम का विचलन समझाइए या बताइए, मतलब कोई ऐसा उदाहरण लीजिए एक जिससे ये लगे कि हाँ मेंडल गलत है। ठीक है, मेंडल का नियम यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी को मेंडली विचलन कहते हैं। अब आपके बात में दिमाग आ गई होगी कि ऐसा कैसे कि मेंडल का नियम यहाँ नहीं लग रहा है, क्या बात है, कैसे यहाँ पर। तो आप लगे रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मेंडली विचलन जो आपका है बेटा, ठीक है, विचलन का मतलब बता दिया। अब इसमें उदाहरण जो लेके बताना वो चीज़ हम बता रहे। पहले एक लाइन लिख लेते हैं कि मेंडल, ठीक है, मेंडली या मेंडल ही लिखते हैं, मेंडल के प्रयोगों से, ठीक है, प्राप्त विभिन्न नियम, ठीक है, विभिन्न नियम माने प्रबलता, प्रभाविता, पृथक्करण, विभिन्न नियम का, ठीक है, अन्य पौधों के आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति, ठीक है, वंशागति पर, ठीक है, ना लागू होना, ठीक है, या ये कह सकते हैं पर पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्णतया ना लागू होना मेंडली विचलन कहलाता है। ठीक है, ना लागू होना क्या कहलाता है, मेंडली विचलन कहलाता है। ठीक, मेंडली विचलन कहलाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि मेंडल ने जो भी प्रयोग किए, उससे जो नियम दिए, प्रबलता का नियम, प्रभाविता या अन्य नियम, ठीक है, उन नियमों को अन्य पौधों के भी आनुवंशिक लक्षणों की वंशागत यानी F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी पर पूर्ण रूप से ना लागू होना ही क्या कहलाता है, मेंडली विचलन कहलाता है। ठीक है कि नहीं। जैसे अगर कहा जाए तो यहाँ पर जैसे में नंबर 1 और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इम्पॉर्टेंट है, अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया पूर्ण, लेकिन यहाँ पर कार्ल कोरेंस ने जो प्रयोग किया उससे जो परिणाम आए उसको मेंडल के जो प्रभाविता नियम था उसके अपोजिट अपूर्ण प्रभाविता करार दिया। कौन, कार्ल कोरेंस ने। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, ठीक है, जैसे एक प्रबल लक्षण और एक अप्रबल लक्षण, यानी लंबे प्रबल, नाटे अप्रबल, दोनों में संकरण कराएंगे तो F1 पीढ़ी में जो पौधा आएगा पूर्ण रूप से प्रबल अर्थात लंबा ही आएगा। तो लंबापन क्या है, F1 पीढ़ी में प्रभावी है,
बौना कहीं भी नहीं दिख रहा है लंबेपन में। तो ये पूर्ण प्रभाविता या प्रभाविता या प्रबलता मेंडल ने कहा। लेकिन जब कार्ल कोरेंस ने क्या किया, इसी बात को जानने के लिए और भी पौधों पर प्रयोग किया, तो उनमें ये बात समझ में आई कि ऐसा हो ही नहीं रहा है। जैसे कार्ल कोरेंस ने एक लाल पुष्प वाले और एक सफ़ेद पुष्प वाले मिरीबिलिस जलापा जैसे पौधा, मिरीबिलिस जलापा एक प्रकार का पौधा है, इसके लाल पुष्प वाले पौधे के लिए और सफ़ेद पुष्प वाले पौधों को लेकर के ठीक वैसे ही संकरण कराया जैसे मेंडल ने लंबे और नाटे के बीच कराया था। संकरण कराने पर देखा कि लाल प्रबल है, सफ़ेद अप्रबल है, तो दोनों के संकरण कराएंगे तो बोलो क्या मिलना चाहिए आपके अनुसार या मेंडल के अनुसार? प्रबल मिलना चाहिए, लाल वाला। लेकिन F1 पीढ़ी में जब पौधा मिला तो ना सफ़ेद मिला ना लाल मिला, यानी ना तो रेड कलर इफेक्टिव है ना तो वाइट कलर इफेक्टिव है, बल्कि एक तीसरा अर्थात गुलाबी कलर इफेक्टिव है। अर्थात F1 पीढ़ी के पौधे क्या मिले बेटा? गुलाबी रंग के मिले, यानी कि ना तो लाल पूर्णतया प्रभावी है ना तो सफ़ेद पूर्णतया प्रभावी हुई F1 पीढ़ी में, बल्कि दोनों के मिक्स से क्या हुआ, एक क्या है गुलाबी रंग का पुष्प मिला। जबकि मेंडल के अनुसार क्या मिलना चाहिए था? नाटे और लंबे में लंबा मिलना चाहिए था, तो लाल सफ़ेद में लाल मिलना चाहिए था F1 में। लेकिन यहाँ पर कार्ल कोरेंस प्रयोग में एकदम उल्टा हो गया। इसीलिए ये मेंडल के नियम का विचलन करता है कौन? अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, इसीलिए मेंडली विचलन का भी जन्म हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता क्या है। तो यहाँ लिखेंगे कार्ल कोरेंस ने इस नियम को दिया। ठीक है, या अपूर्ण प्रभाविता को दिया। इसमें क्या किया, जब कोरेंस ने, ठीक है गाइस, जब कार्ल कोरेंस ने मिरीबिलिस जलापा एक प्रकार का पौधा है ये, ठीक है, मिरीबिलिस जलापा पौधे के दो भिन्न लक्षण, ठीक है, या ऐसे आते हैं। पौधे के एक लाल पुष्प यानी कैपिटल R, इसे रेड दिखाते हैं, तथा एक सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के बीच संकरण कराया। ठीक है, संकरण कराया तो इससे F1 पीढ़ी में, ठीक है, F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले, ठीक है, कौन से? गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, पौधे प्राप्त हुए। फिर से जब इस F1 पीढ़ी के पौधे के बीजों को, ठीक है, बीजों को F2 पीढ़ी के लिए उगाया, तो F2 पीढ़ी में ये पौधे, ठीक, 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। ठीक है, अर्थात, ठीक है, क्या अनुपात मिला? 1:2:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, कैसे प्राप्त हुआ, ये सारी चीज़ अभी हम यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से देखेंगे गाइस। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो यहाँ पर जो मेंडली विचलन का ये अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण लेकर के कार्ल कोरेंस ने मेंडली नियम के विचलन को दिखाया। ये अपने आप में गाइस एक बहुत इम्पॉर्टेंट आनुवंशिकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। ठीक है कि नहीं? जिसे जानना अति आवश्यक था। समझ गए कि नहीं? तो अब आप समझ गए होंगे कि 1:2:1 के अनुपात, जबकि मेंडल के F2 प्रयोग में क्या मिला था बेटा? F2 पीढ़ी में बोलो 3:1 मिला था। समझ गया कि नहीं? 3:1। तो यहाँ पर अर्थात लिखोगे 1 अर्थात लाल का 1 अनुपात है, लाल व गुलाबी
पुष्प का 2 अनुपात है, ठीक है, तथा सफ़ेद पुष्प वाले, ठीक, पौधे प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? पौधे प्राप्त हुए, ठीक है। आइए यहाँ पर दिख रहा है, हम लोग देख लेते हैं। सपोज करिए ये कैपिटल आर क्या बेटा? लाल पुष्प वाला मिरीबिलिस जलापा का पौधा, और ये स्मॉल आर क्या है? सफ़ेद पुष्प वाला है, ठीक, सफ़ेद पुष्प वाला। हम इसको नीचे लिखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है गाइज। तो लाल पुष्प का मिरीबिलिस जलापा पौधा, ठीक है, और सफ़ेद पुष्प का मिरीबिलिस जलापा पौधा लिया, दोनों के बीच संकरण कराया कार्ल कोरेंस ने, ठीक मेंडल की तरह। तो ये जो पौधा प्राप्त होगा यहाँ पर, ये न लाल मिला न सफ़ेद, जबकि लाल प्रबल है सफ़ेद अप्रबल है। इसके अकॉर्डिंग लाल की अपेक्षा सफ़ेद अप्रबल है, प्रबल है। तो जब अप्रबल प्रबल दोनों साथ हों तो प्रबल वाला ही अपने आप को दिखाता है, ये बात मेंडल ने कहा था। तो यहाँ भी लाल ही मिलना चाहिए, लेकिन जस्ट अपोजिट होकर न लाल मिला न सफ़ेद मिला, बल्कि गुलाबी मिल गया। क्या मिल गया गाइस? गुलाबी पौधा मिल गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब गुलाबी पौधा मिला, ठीक है, तो गुलाबी पौधे का मतलब क्या हुआ बेटा? बोलो। यहाँ पर 1 मिनट 1 सेकंड, थोड़ा सा गुलाबी का है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं आर। अब बगल में लिख देते हैं ऐसे गुलाबी, ठीक है, समझने के लिए। तो ये क्या है बेटा? बोलो F1 पीढ़ी है। कौन सा पीढ़ी है? F1 पीढ़ी का पौधा है। समझ में आई? कौन सा है? F1 पीढ़ी है। अब आप बताओ कि यहाँ पर जो आपका जीनोटाइप है, जीनोटाइप तो सही मिला, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी तो मिला था। देखो जीनो, एक इसका राइट, और लंबा मिला। फिनोटाइप क्या हुआ? लंबा। ये जीनोटाइप है जो दिख रहा है, और इसका जो लक्षण लंबापन है वो फिनोटाइप है। तो यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर में एक कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, तो ये जीनोटाइप तो सही है इसका, लेकिन फिनोटाइप इसका लाल के बजाय गुलाबी हो गया, बदल गया F1 पीढ़ी में। अर्थात ये मेंडल के प्रभाविता नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात मेंडल ने जो नियम दिया उसका विचलन हो गया, ठीक है। अब जब F2 पीढ़ी के लिए इसे उगाया तो इस बार देखा कि क्या लाल 1 अनुपात, ठीक है, और ये आपका कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है, और ये लाल है बेटा, ठीक है, और ये गुलाबी है, और ये क्या है? सफ़ेद पुष्प वाला मिला, अर्थात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 पौधा प्राप्त हुआ। समझ में आई बात? तो यही है कि मिरीबिलिस जलापा के जब लाल पुष्प वाले पौधे और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के बीच संकरण कराया कार्ल कोरेंस ने, तो इस बार, ठीक है, गुलाबी पौधे प्राप्त हुए, गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए, जिनका फिनोटाइप गुलाबी हो गया, अर्थात मेंडल के अकॉर्डिंग अलग हो गया, और जबकि जीनोटाइप तो मान लीजिए सही है, ठीक है। और जब इसको दूसरे F2 पीढ़ी के लिए उगाया, तो बोलो F2 पीढ़ी के लिए जब उगाया तो बोलो मेंडल के अनुसार 3 अनुपात 1 होना चाहिए, 3 लंबा 1 बौना, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? जस्ट अपोजिट हो रहा है कि 3 अनुपात 1 अनुपात की बजाय 1 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हो रहे हैं, यानी पृथक्करण के नियम का भी पालन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बेटा लाल, फिर 1 और 2 गुलाबी और 1 सफ़ेद पौधे प्राप्त हुए। तो इस तरह से मेंडल का प्रयोग पूर्ण रूप से हर पौधे के लिए लागू नहीं है, जो प्रबलता और प्रभाविता वगैरह का नियम दिया, इसे ही मेंडल नियम का विचलन कहते हैं गाइस, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि विचलन का मतलब कैसे और कैसे हुआ, एक प्रयोग करके, एक नियम दे करके कार्ल कोरेंस ने समझाया, जिससे मैंने अभी बताया, ठीक है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि मेंडल का जो नियम है वो हर पौधे के अनुवांशिक लक्षणों पर लागू नहीं होता, ठीक है। यही मेंडल के नियम का विचलन है। विथ एग्जाम्पल समझा, नोट कर सकते हो आप लोग। तो गाइस नोट कर लिया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ये भी एग्जाम में कभी कभार पूछ ले जाते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे, जिसकी हम चर्चा करेंगे, उसका नाम है वंशागत का गुणसूत्री सिद्धांत, अर्थात क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स, ठीक है। अर्थात बहुत रटना नहीं है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे बेटा, वंशागत का मतलब एक पीढ़ी के लक्षणों का दूसरी पीढ़ी में जाना, ठीक है, और गुणसूत्री सिद्धांत, ठीक है। अर्थात इसमें हम ये पढ़ेंगे
कि जैसा कि मेंडल ने कहा था कि किसी जीव में, ठीक है, आनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उस आनुवांशिक लक्षण का विकास एक सूक्ष्म कारक द्वारा होता है जिसे आनुवांशिक कारक कहते हैं। ठीक है, अर्थात मेंडल के पहले प्रयोग का पहला निष्कर्ष ही है आनुवांशिक कारक, जिसमें मेंडल ने यही बताया कि एक पीढ़ी के जो लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाके विकसित होते हैं, उस लक्षण को विकसित करने वाले कारक को ही मेंडल ने आनुवांशिक कारक कहा। अर्थात आनुवांशिक कारक ही क्या है, आनुवांशिक लक्षणों को विकास करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडल के अनुसार ये बातें आपको, ठीक है, बताई जा रही हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों, उस समय हमारे पास इतने अत्याधुनिक उपकरण नहीं थे, अर्थात इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे संसाधन नहीं थे, इसलिए कोशिका के बारे में उस समय ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। मेंडल ने जो भी किया, जो भी दिया, बस एक तरह से ये कह लीजिए कि नॉलेज जो उनको अपनी थिंकिंग पावर थी, सिर्फ उसके बल पे दिया, ना किसी उपकरण की सहायता से दिया। ठीक है, तो मेंडल के समय सीधा सीधा कहें कि जब मेंडल ने नियम दिया, एक्सपेरिमेंट किया, उस समय कोशिका के बारे में ज़्यादा नॉलेज वैज्ञानिकों के नहीं थी। फिर जब उसके बाद जैसे जैसे नए नए उपकरण आते गए, नए नए उपकरण आने के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह आए, तो फिर कोशिकाओं को जब और बारीकी से अध्ययन किया गया तो उसमें बहुत सारी बातें निकल के आई। उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल के आई, ठीक है, कि कोशिका के केंद्रक में, ठीक है, जैसे ये कोशिका है तो ये बीच में केंद्रक है, इसी केंद्रक में, ठीक है, क्या बीचों बीच में ऐसे धागे नुमा गुणसूत्र, ठीक है, धागे नुमा ऐसे रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे वाल्डेयर ने क्या कहा, गुणसूत्र कहा। क्या कहा? गुणसूत्र कहा। तो इस प्रकार से गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की। ठीक है, और इसके ऊपर सटन और बावेरी ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनको ये पता चला कि ये गुणसूत्र ठीक वही कार्य करते हैं जिससे मेंडल ने आनुवांशिक कारक का नाम दिया, अर्थात एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये बात सटन बावेरी ने निकाला, निष्कर्ष निकाला। अतः मेंडली कारक को ही सटन बावेरी क्या मानते हैं, आनुवांशिक कारक मानते हैं, या मेंडल के आनुवांशिक कारक को ही सटन बावेरी ने गुणसूत्र का रूप दिया, गुणसूत्र का नाम दिया। क्यों? क्योंकि सटन बावेरी का ऐसा मानना था कि एक पीढ़ी के लक्षण जो दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, वे जो आनुवांशिक कारक हैं, मेंडल ने कहा वह आनुवांशिक कारक संभवतः यही कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाला कौन, गुणसूत्र है। इसी बात को क्या कहते हैं, वंशागत का गुणसूत्र सिद्धांत कहते हैं। अर्थात जो वंशों में जाता लक्षण, उसका जो जिम्मेदार है वो आनुवांशिक कारक है। उस आनुवांशिक कारक को क्या नाम दे दिया गया, गुणसूत्र के रूप में दे दिया गया। इसीलिए इसे वंशागत का गुणसूत्र सिद्धांत कहते हैं गाइज। इसे सटन और बावेरी के श्रेय से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ये बात बताई गई, ठीक है, कि किसी जीव के, ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों का, ठीक है, किसी जीव के आनुवांशिक लक्षणों का विकास, ठीक है, वह अगली पीढ़ी में, ठीक है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण करने वाले, ठीक है, स्थानांतरण करने वाले कारक, ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं आनुवांशिक कारक, जिससे मेंडल ने इसी कारक को क्या नाम दिया था बेटा, बोलो, आनुवांशिक कारक नाम दिया था। ठीक है, करने वाले कारक को, ठीक है, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, बस यही बात क्या कहलाती है, वंशागत का गुणसूत्री सिद्धांत कहलाती है। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे अगर मान लीजिए पेरेंट पीढ़ी में, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लक्षण, ठीक है, लाल पुष्प वाला है, तो इसकी संतानों में भी ये लाल वाला लक्षण ही जाना चाहिए। तो इन लक्षण का जो अगली पीढ़ी में विकास कर रहा है, जो ले जा रहा है, जो कर रहा है, उसको मेंडल ने आनुवांशिक कारक कहा था, लेकिन सटन बावेरी ने इसे क्या कह दिया, गुणसूत्री, ठीक है, सिद्धांत के रूप में गुणसूत्र कारक कहा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में थोड़ी बहुत आ गई होंगी, ठीक है कि नहीं। अब इसके वंशागत के जो गुणसूत्री सिद्धांत है, ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया, ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। ठीक इसके कुछ ही समय बाद एक और सिद्धांत ने जन्म ले लिया, जिसे वंशागत का जीनी सिद्धांत कहते हैं। अब गुणसूत्र नहीं, जीनी सिद्धांत कहेंगे, जीनी सिद्धांत पढ़ेंगे। उसमें क्या है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है,
यहाँ लिखते हैं तीसरा जो होगा वंशागति का, बहुत माइनर डिफरेंस है दोनों में, वंशागति का, ठीक है, जीनी सिद्धांत, जीनी थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी इनहेरिटेंस, राइट, ये हो गया जीन थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको अब यहाँ पर क्या बात निकल के आ रही दोस्तों, ठीक है, ये भी गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर क्या हम कहेंगे, ठीक है कि नहीं। तो जीनी सिद्धांत को जीनी मत भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर जो जॉनसन थे, ठीक है, कौन, जॉनसन, ध्यान दीजिए, वंशागत के जीनी सिद्धांत को जॉनसन ने प्रस्तुत किया और मॉर्गन, दोनों लोगों ने मिलकर के इसे दिया। तो यहाँ लिखेंगे कि इसे जॉनसन व मॉर्गन, ठीक है, ने प्रस्तुत किया या बताया, ठीक है, क्या बताया ये भी हम जानेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाइए और देखिए, अगर किसी लक्षण का एक पीढ़ी में दूसरे पीढ़ी में विकास या स्थानांतरण करने वाले को हम गुणसूत्र कहेंगे। अब ये बताइए कि किसी जीव के अंदर, ठीक है, जितने लक्षण होंगे उसका विकास अगर गुणसूत्र कर रहा है, तो अगर किसी व्यक्ति में या मानव में ही ले लीजिए, मुझ में ही अगर मान लीजिए 50 लक्षण है या 100 लक्षण है, आँख की बनावट, कान की बनावट, नाक की बनावट, उंगलियों की बनावट, बोली भाषा, बाल की जो टेंडेंसी है, बाल की बनावट, ठीक है, बाल का झड़ना, ठीक है, नाखून की बनावट, ठीक है, चमड़े की बनावट, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये कलर, ये रंग रूप, इस तरह से हमारे अंदर कितने लक्षण होंगे, लगभग मान चलिए तो हजारों लक्षण होंगे, चलो कम से कम 100 लक्षण मानते हैं, ठीक है। और प्रत्येक लक्षण का अपना एक आनुवंशिक कारक होता है, लंबापन का कारक अलग है आनुवंशिक, और बौनेपन का आनुवंशिक कारक अलग है। तो 100 लक्षण हुए तो कितने कारक होने चाहिए, बोलो, 100 कारक होने चाहिए। अगर ये इस लक्षणों का विकास गुणसूत्र कर रहा है, ठीक है, सटन के अनुसार, तो अब बताओ हमारे अंदर 100 लक्षण है तो कितने गुणसूत्र होने चाहिए, 100 लक्षणों के लिए 100 गुणसूत्र होने चाहिए। यही बात वैज्ञानिकों के दिमाग में खटकी जब सटन ने कहा कि लक्षणों के विकास का कारण वो क्या है, गुणसूत्र है। तो लोगों ने या वैज्ञानिकों ने सोचा किसी जीव में यार कम से कम पार्टिकुलर हजारों लक्षण होते हैं, तो हजारों लक्षण, जबकि एक लक्षण एक आनुवंशिक कारक नियंत्रित कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हजारों लक्षण, हजारों गुणसूत्र होने चाहिए। जबकि मानव में देखा गया कि मानव में भी 100 लक्षण कम से कम इससे ऊपर ही है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या केवल 46 है, तो 46 लक्षण ही होने चाहिए। इससे ज़्यादा लक्षण है हमारे के अंदर। इसका मतलब ये है कि आपके या हमारे या किसी जीव के जो आनुवंशिक लक्षण हैं उसका स्थानांतरण और उसका अगली पीढ़ी में जो विकास है वो गुणसूत्र के द्वारा नहीं होता है, बल्कि कोई और है जो इस लक्षणों को नियंत्रित कर रहा है। इसी बात को सोच करके जब और एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि यस, ये बात सही है, कोई और ही है जो इन लक्षणों का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण और विकास कर रहा है, ठीक है। वो कौन है बेटा, बोलो, वो कौन है, जीन है, गुणसूत्र नहीं है। वो लक्षणों का विकास स्थानांतरण गुणसूत्र नहीं कर रहा है, बल्कि कौन कर रहा है, जीन कर रहा है। तो इसी के आधार पे जॉनसन और मॉर्गन ने मिल करके वंशागत का जीनी सिद्धांत दिया, जिसमें ये बताया, ठीक है, क्या बताया कि किसी जीव के, ठीक है, किसी जीव के आनुवंशिक लक्षण, ठीक है, किसी जीव के आनुवंशिक लक्षण, ठीक है, का विकास व स्थानांतरण, ठीक है, विकास व स्थानांतरण, ठीक है कि नहीं, स्थानांतरण अगली पीढ़ी में, ठीक है, अगली पीढ़ी में, ठीक है, अगली पीढ़ी में करने वाले कारक, ठीक है, करने वाले कारक को जीन्स कहते हैं, ठीक है, जीन्स कहते हैं, ठीक है, ना कि गुणसूत्र, ना कि गुणसूत्र, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो अब बताइए कि जो हमारे पेरेंट्स का लक्षण हम में ट्रांसफ़र कर रहा है, हम में डेवलपमेंट कर रहा है, और ऐसे लक्षण हजारों लक्षण हैं, तो जीनों की संख्या भी क्या होती है, एक
किसी कोशिका के एक गुणसूत्र पर हजारों जीन होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो कहने का गाइज ये मतलब हुआ कि जो आनुवंशिक कारक मंडल ने जिसे कहा था उसी को सटन ने गुणसूत्र कहा, लेकिन बाद में इनका ये सिद्धांत फेल हो गया और पता चला कि यार किसी जीव में हजारों लक्षण हैं और हजारों लक्षण के लिए हजारों गुणसूत्र होने चाहिए, जबकि गुणसूत्रों की संख्या बहुत कम होती है। इसका मतलब है कि आनुवंशिक लक्षण को नियंत्रित और स्थानांतरित गुणसूत्र नहीं करता बल्कि कोई और है। तो बाद में उसका पता लगाया जॉनसन मार्गर ने, तो पता चला कि वो कौन है बेटा, जीन्स है। अर्थात किसी जीव के आनुवंशिक लक्षण का विकास व स्थानांतरण अगली पीढ़ी में करने वाला जो कारक होता है वो जीन्स होता है, और इसी जीन्स के द्वारा क्या होता है, वंशागति होता है लक्षणों का, अर्थात अगली पीढ़ी में लक्षणों का विकास और स्थानांतरण होता है, ना कि गुणसूत्र होता है, ठीक है। और जॉनसन ने एक और बात बताई, ठीक है, क्या बात बताई, जॉनसन ने एक और बात बताई, यहां पर स्टार करके लिख देते हैं, जगह कम है। जॉनसन ने कहा कि जीन गुणसूत्र पर, ठीक है, जीन गुणसूत्र पर माले में, ठीक है, माले में मनके की भांति, ठीक है, मनके की भांति, ठीक है, उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है। अगर आपसे कहा जाए कि जीन पाए कहाँ जाते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए गुणसूत्रों पर। कहाँ पर, गुणसूत्रों पर, ठीक है। जीन कौन कहा, जॉनसन ने कहा कि जीन गुणसूत्र पर ठीक उसी प्रकार से लगे होते हैं जैसे जो गले में माला पहनते, माले में जो मनका होता है, मनका माने मोती। भाई एक रस्सी का क्या होता है, बोलो, धागा होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे गोले गोले क्या मोतियां लगी होती हैं। तो माले को, रस्सी को हम गुणसूत्र माने और माले को क्या माने, जीन माने। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे मोती माले के धागे के ऊपर लगी रहती है, उसी प्रकार से गुणसूत्र के ऊपर जीन भी क्या है, लगे रहते मनकों की भांति। ये बात कौन बताया, जॉनसन ने बताया, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर एक गुणसूत्र, सपोज करिए ये आपका गुणसूत्र है धागे नुमा, ठीक है, एक गुणसूत्र है, तो इसी गुणसूत्र पर बेटा क्या ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे क्या होते हैं, जीन्स लगे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे कणों के रूप में ऐसे जीन्स लगे होते हैं। अब इस तरह से एक बात तो सिद्ध हो गई, क्या सिद्ध हो गई गाइज, कि एक गुणसूत्र पर कम से कम ऐसा माना गया है कि हजारों जीन होते हैं। अब 46 गुणसूत्र आपके अंदर हैं तो 46,000 समथिंग 30,000 जीन ऐसा माना जाता है कि किसी मानव में कुल गुणसूत्रों के ऊपर, जैसे एक माले में 10 मोती हो सकती है, तो अगर 46 माला है 460 हो गया, तो आपके अंदर 46 गुणसूत्र और एक गुणसूत्र पर कई जीन हैं, 500 जीन कम से कम 1000 जीन है, तो 46 गुणसूत्र तो 46,000 जीन हो सकते हैं। और 46,000 अगर एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करे तो 46,000 लक्षण आपकी बॉडी में क्या हो सकते हैं, डेवलप कर सकता है वो जीन, ठीक है। तो ये रहा आपका गाइस क्या, वंशागत का गुणसूत्रीय सिद्धांत और वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत। समझ में आई बात कि नहीं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करिए गाइज, ठीक है। वीडियो क्वालिटी कम दिख रही हो तो वीडियो के कोने पर 3 डॉट करके 240 से 360 कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।